हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से स्टार्ट हो रहा है क्लास 9th साइंस सिलेबस, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे केमिस्ट्री। ये जो वीडियो होगा वह हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम दोनों में होगा, अर्थात दोनों बोर्ड के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको हिंदी में दिखाएंगे, समझाएंगे, फिर इसके बाद इंग्लिश में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दोनों में हमने पीडीएफ तैयार किया हुआ है। आपको जैसा लगे, अगर हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वह हिंदी वाला नोट्स बना लेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम के होंगे वह इंग्लिश मीडियम का नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए है, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो हमारे आसपास के पदार्थ कह लीजिए या द्रव्य कह लीजिए, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे मैटर और सराउंडिंग। ओके, चलिए तो सबसे पहला देखते हैं, बात करते हैं सबसे पहले यूनिवर्स का, अर्थात ब्रह्मांड क्या होता है। ठीक है, तो ब्रह्मांड में जैसे कि आप क्या करिए कि जैसे आप बैठे हैं रात में और आसमान की तरफ देखिए। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है, तारे वगैरह, आपको गैलेक्सी वगैरह, ठीक है, कोई पिंड वगैरह दिखाई दे रहे, सबको मिला करके हम बोलते हैं ब्रह्मांड। यानी ब्रह्मांड में ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं, ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियाँ, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच अंतरिक्ष के अंतर वस्तु, यानी अंतरिक्ष के अंदर जो भी वस्तुएं हैं वह अपरमाणुविक कण जो हैं, सारा पदार्थ और समस्त ऊर्जा सम्मिलित होती है। यानी कि ब्रह्मांड के अंतर्गत ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती है, यानी सभी को मिला करके हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड दो अवयवों से मिलकर बना होता है, द्रव्य और ऊर्जा। ओके, चलिए आगे देखते। देखिए, ये आप ऐसे देखेंगे तो जैसे देखिए पृथ्वी है और सारे ग्रह हैं। ठीक, इधर आकाश आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन सब को संपूर्ण रूप से हम बोलते हैं ब्रह्मांड। ठीक है, अब इसे इंग्लिश मीडियम वाले देखना चाहें तो यहाँ से देखिए वही चीज़ें सेम, बस यहाँ पे उसे ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। ठीक है, द यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। ओके, इंक्लूड मतलब सम्मिलित होते हैं, ऑल द प्लैनेट यानी सभी ग्रह, स्टार्स, गैलेक्सीज, सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि अंतरिक्ष में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वह सारे, द कंटेंट ऑफ द स्पेस बिटवीन गैलेक्सी, अर्थात गैलेक्सियों के बीच में जो स्पेस होता है। ठीक है, ये सब यूनिवर्स में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड ऑल मैटर एंड ऑल एनर्जी, यानी सभी ऊर्जा और मैटर इंक्लूड होते हैं यूनिवर्स के अंतर्गत। ठीक है, द यूनिवर्स इज मेड ऑफ टू कंपोनेंट्स, सब्सटेंस एंड एनर्जी। ठीक है, जैसा कि आप हिंदी में इधर देखे हैं उसी का ये ट्रांसलेशन है। चलिए आगे हम देख लेते हैं, द्रव्य या पदार्थ किसे कहेंगे। तो देखिए, द्रव्य हम किसे कहेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन काल में। देखिए प्राचीन काल में क्या होता था, प्राचीन काल में द्रव्य को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ होता है, द्रव्य होता है, वह 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से ये 5 तत्व हैं, वायु है, ठीक, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और आकाश है। ये प्राचीन काल में, ठीक है, जब विज्ञान की खोज वगैरह नहीं हुई थी तब। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसे देखिए इंग्लिश में है, टाइम्स, यानी प्राचीन काल में मैटर वाज क्लासिफाइड इनटू 5 बेसिक एलिमेंट, एलिमेंट मतलब तत्व, विच वर कॉल्ड पंच तत्व। ठीक है, दीज 5 एलिमेंट आर एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्काई। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंग्लिश। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वह इंग्लिश वाला नोट्स बना लेंगे, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वह हिंदी वाला नोट्स बना लेंगे। ठीक है, अगर जिसे और थोड़ा जानना है दोनों, तो आप दोनों भी लिख सकते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड परिभाषा द्रव्य की क्या है, यानी आधुनिक परिभाषा। तो द्रव्य या पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। ठीक है, यानी कोई भी पदार्थ जो स्थान घेरेगा, यानी कहीं पर आप रख दीजिए तो वह स्थान को घेर ले। ठीक है, और उसमें कुछ भार हो यानी द्रव्यमान हो। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं द्रव्य या पदार्थ। उदाहरण के लिए मेज हो गया, कुर्सी हो गया, पत्थर हो गया, वृक्ष हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें
द्रव्य कहलाएंगे। आप कोई भी ऐसे देख लीजिए, जो भी चीज़ें आपको लगे कि इसको कहीं रखेंगे तो स्थान घेरेगा या फिर उसका कुछ भार होगा, वजन होगा, आप ऐसे समझ लीजिए, तो वह सब क्या होंगे, द्रव्य या पदार्थ होंगे। ठीक है, इसे द्रव्य या पदार्थ को हम मैटर या सब्सटेंस अंग्रेजी में कहते हैं। तो देखिए, मैटर और सब्सटेंस इज दैट विच ऑक्युपाई, यानी जो ऑक्युपाई मतलब कि ग्रहण करता है, स्पेस मतलब स्थान, एंड विच हैज वेट यानी जिसके पास भार होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, टेबल हो गया, चेयर हो गया, स्टोन हो गया, ट्री हो गया, सॉयल हो गया, वेसल्स हो गए यानी बर्तन हो गए, वाटर हो गया, एयर हो गए, लिक्विड। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, द्रव्य हैं, मैटर हैं। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि द्रव्य से संबंधित महत्वपूर्ण पद, यानी इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मैटर। ठीक है, यानी द्रव्य से संबंधित महत्वपूर्ण पद निम्नलिखित हैं, इन्हें आपको याद रखना है। जैसे कि द्रव्यमान, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं मास। ठीक है, तो मास किसे कहेंगे, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को, यानी कोई भी वस्तु है उसमें द्रव्य की कितनी मात्रा है, उसकी वास्तविक मान को हम बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। कोई भी वस्तु होगा उसमें कितने द्रव्य हैं, ठीक है, यानी द्रव्य के अवयव हैं, ठीक, उपस्थित हैं, वह निश्चित होता है। अर्थात स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। यानी जो द्रव्यमान होता है, ठीक, कहीं पर भी लेकर जाएंगे, किसी वस्तु में जितना द्रव्यमान रहेगा उस वस्तु में हर जगह वही द्रव्यमान होगा। ठीक है, इसे स्मॉल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम इसे का इंग्लिश देख लेते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द मैटर। ठीक है, मैटर इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए फिर से यहाँ पे इसी का है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मास। ठीक, मास क्या होता है, द एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक, अमाउंट मतलब मात्रा, ऑफ मैटर यानी कि द्रव्य का वास्तविक मान, प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट यानी कि प्रेजेंट यानी उपस्थित होता है, इन एन ऑब्जेक्ट में किसी वस्तु में या एक वस्तु में। ठीक है, इस कॉल्ड इट्स मास, यह कहलाता है उसका मास। यानी कि वही हो गया, हिंदी वाले से देख लीजिए, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान करें। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का मास होता है, इज ऑलवेज फिक्स्ड, यानी कि हमेशा फिक्स होता है। दैट इज, जो कि इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज विथ चेंज इन लोकेशन, यानी इस स्थान परिवर्तन के साथ इसकी जो वैल्यू होती है, मान होता है द्रव्यमान का या मास का, वह चेंज नहीं होता है। लेट अस रिप्रेजेंट बाई यम, यानी इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम वेट अर्थात भार जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी देखिए। पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ कोई भी वस्तु है, पृथ्वी अपने जिस बल द्वारा, जिसे हम नाम सुने होंगे गुरुत्वाकर्षण बल, से खींचती है अपनी तरफ केंद्र की ओर, उसे हम बोलते हैं भार। ठीक है, स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान परिवर्तित हो जाता है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द्रव्यमान तथा भार में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। यदि द्रव्य का द्रव्यमान स्मॉल m हो और भार स्मॉल w हो, तो दोनों में संबंध क्या हो जाएगा, तो W बराबर mg। ठीक है, अब इसमें स्मॉल g क्या है उसे देख लेते हैं। जहाँ स्मॉल g गुरुत्व जनित त्वरण है, स्थान परिवर्तन के साथ g का मान परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, जो स्मॉल g है स्थान परिवर्तन के साथ बदल सकता है। ठीक है, आगे हम इसका इंग्लिश देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए वेट क्या होता है, द फोर्स। ठीक है, द फोर्स का मतलब बल, विथ विच यानी जिससे, जिसके साथ, जिससे कह सकते हैं, अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर, टुवर्ड मतलब अपनी तरफ। ठीक है,
टुवर्ड सेंटर, सेंटर अर्थात केंद्र की ओर, कॉल्ड वेट, अर्थात सच मतलब कह सकते हैं सच फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। ठीक है, यानी पृथ्वी या अर्थ जिस फोर्स के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसे बोला जाता है वेट। इट्स वैल्यू यानी इसका मान, चेंजेज विद द चेंज ऑफ लोकेशन, यानी इसका जो वैल्यू होता है वह चेंज हो जाएगा लोकेशन के चेंज होने से। ठीक है, लेट अस रिप्रेजेंट इट बाई डब्ल्यू। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, चलिए अब देखिए, इफ इफ इज द मास एंड वेट ऑफ सब्सटेंस देन क्या हो जाएगा, W इक्वल टू एम इंटू जी, वेयर जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी चेंज विद द चेंज इन लोकेशन, अर्थात जो जी का मान होता है वह चेंज के लोकेशन से चेंज होता रहता है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। इसे कैपिटल भी से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी वस्तु है जितना वह स्थान घेरेगी, यानी जितना स्थान वह लेगी वहाँ पे रखने के लिए या उपस्थित रहने के लिए, तो उसे हम उसका आयतन कहते हैं। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपका एनर्जी, क्या होती है, ऊर्जा। तो देखिए, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी कोई वस्तु कितना कार्य करेगा उसकी कैपेसिटी को ही हम बोलते हैं ऊर्जा अर्थात एनर्जी। प्रत्येक द्रव्य में ऊर्जा एक निश्चित मात्रा में होती है, यानी कोई भी मैटर होगा उसके अंदर कुछ न कुछ एनर्जी अवश्य प्रेजेंट होगी। ठीक है, ऊर्जा अपने विभिन्न रूपों जैसे प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आदि में किसी भी रूप में उपस्थित हो सकती है। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जो कोई भी वस्तु है उसमें ऊर्जा तो उपस्थित होती है, वो ऊर्जा किसी भी रूप में उपस्थित हो सकती है। वो चाहे प्रकाश के रूप में रहे, चाहे ऊष्मा के रूप में रहे, चाहे ध्वनि के रूप में रहे, चाहे विद्युत के रूप में रहे या गतिज ऊर्जा के रूप में रहे, वह रहेगा ही। ठीक है, आगे, ऊर्जा में न तो द्रव्यमान होता है और न ही भौतिक अवस्था होती है, यानी जो एनर्जी होती है उसका कोई फिजिकल स्टेट भी नहीं होता है और ना ही उसका कोई मास होता है। ठीक है, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इसे हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका इंग्लिश देख लेते हैं। देखिए, वॉल्यूम। ठीक है, द स्पेस ऑक्युपाइड बाई एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु द्वारा या एक वस्तु द्वारा स्पेस को ऑक्युपाइड किया गया कहलाता है उसका वॉल्यूम। ठीक है, लेट अस रिप्रेजेंट बाई कैपिटल भी। ठीक है, तो द स्पेस ऑक्युपाइड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, कोई भी ऑब्जेक्ट है जितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ठीक है, उसी को उसका वॉल्यूम बोलेंगे। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, द एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक वस्तु का, टू डू वर्क, कार्य करने की, ठीक है, इस कॉल्ड एनर्जी, यानी किसी वस्तु या एक वस्तु की कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एवरी सब्सटेंस हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी प्रत्येक सब्सटेंस के पास कुछ न कुछ एनर्जी अवश्य होती है। एनर्जी कैन बी, यानी एनर्जी हो सकता है प्रेजेंट इन, यानी उपस्थित, एनी ऑफ इट्स वेरियस फॉर्म, किसी भी रूप में, सच है जैसे कि सन लाइट एनर्जी, सॉरी यहाँ पे लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, etc। ओके, नेक्स्ट है, इसमें देखते हैं हम, एनर्जी नाइदर हैज मास, अर्थात एनर्जी के पास ना तो मास होता है, नार डज हैव एनी फिजिकल स्टेट, यानी एनर्जी का कोई फिजिकल स्टेट नहीं होता है।
लेट अस रिप्रेजेंट बाय कैपिटल ई। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हिंदी, द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आइंस्टीन के अनुसार यदि द्रव्य नष्ट होता है तो उसके तुल्य ऊर्जा निर्मुक्त होती है, यानी कोई भी द्रव्य है यदि वह नष्ट हो रहा है तो उतना ही ऊर्जा क्या हो जाएगी, उत्पन्न होगी। इसके लिए इन्होंने एक सूत्र दिया है E बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर E क्या है, उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा, M क्या है, नष्ट हुआ द्रव्यमान, ठीक है, C क्या है, प्रकाश का वेग जो कि होता है 3 × 10⁻10 सेमी प्रति सेकंड। इसे 8 कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ओके, चलिए अब इसका हम इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश वर्जन क्या होता है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कह सकते हैं। ठीक है, मास एंड एनर्जी। ठीक है, देयर इज फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। इफ मैटर इज डिस्ट्रॉयड, अर्थात मैटर जो होता है डिस्ट्रॉय होता है, देन तब इट्स इक्विवेलेंट एनर्जी लिबरेटेड, अर्थात एनर्जी उतना निर्मुक्त होती, लिबरेट होती है। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला है E = mc², वेयर E = amount of energy generated, m = mass destroyed, c is velocity of light equal to 3 × 10⁻10 सेमी पर सेकेंड। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आयतन और घनत्व में संबंध। ठीक है, आयतन और घनत्व में संबंध, वॉल्यूम एंड डेंसिटी यानी रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड डेंसिटी। ओके, चलिए देखते। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं, ये बात तो पहले से पता है। आयतन का अंतर्राष्ट्रीय मानक घन मीटर होता है, यानी मात्रक कह सकते हैं। आयतन मापने की छोटी इकाई घन सेमी होती है। ठीक है, यहाँ आयत लिखा है लेकिन आयतन रहेगा। ठीक है, आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है। ठीक है, 1 लीटर बराबर 1000 ml या 1 ml बराबर 1 सेमी क्यूब। ठीक है, 1 सेमी क्यूब इसके बराबर होता है। ओके, अब हम इधर देख लेते हैं। किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। अर्थात जैसे आप ये फार्मूला से समझिए, घनत्व बराबर क्या होता है, हम यहाँ पर D = घनत्व को D से दर्शाते हैं, द्रव्यमान को m से, आयतन को V से। यदि हम मान लें कि V बराबर 1 है, ठीक है, आयतन क्या हो गया 1 यानी एकांक, तो उसी को कह रहा है किसी वस्तु के इकाई आयतन। अगर मान लीजिए V का मान हमने रख दिया 1, तो D बराबर क्या हो जाएगा m। तो यानी कि जब आयतन एकांक हो या इकाई हो तब वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वही उसका घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो देख लीजिए, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। घनत्व का सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ओके, चलिए अब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं क्या है। ठीक है, सेम चीज़ें, बस वह हिंदी में है पहले बता रहा हूँ और इधर इंग्लिश में है। ठीक है, तो देखिए, द अमाउंट ऑफ स्पेस यानी कि स्थान की मात्रा कह सकते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज इज कॉल्ड वॉल्यूम, यानी किसी वस्तु द्वारा स्थान जितना घेरा हुआ है, किसी वस्तु द्वारा स्थान जितना घेरा गया है उसी को बोला जाता है वॉल्यूम। ठीक है, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, यानी इसका जो मानक होता है, जो पहले देखे हैं, आयतन का जो मानक होता है वह होता है क्यूबिक मीटर यानी मीटर घन जो बोलते हैं। ठीक है, क्यूब। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर देखिए वहाँ आयत लिख दिया गया था इसलिए यहाँ पर रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बना लेना है क्या, आयतन, वॉल्यूम इज क्यूबिक सेमी। ठीक है, यानी सेमी क्यूब, सबसे छोटी जो यूनिट होती है वॉल्यूम की
वह क्यूबिक सेमी होती है। ठीक। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर, यानी जो कॉमन मेजरिंग वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का जो क्या बोल सकते हैं यूनिट होती है, उससे हम बोलते हैं लीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू 100 ml एंड 1 ml इक्वल टू 1 सेमी क्यूब। ओके, अब यहाँ से देख लेते हैं इसका क्या होता है। चलिए देखिए, द मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास पर यूनिट यानी इकाई आयतन पर, ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का, कॉल्ड कहलाता है डेंसिटी, यानी कि किसी वस्तु के इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसी को बोला जाता है डेंसिटी। ठीक है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, यानी कि जो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेमी। यहाँ पर लिखा हुआ है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पदार्थ के कणों की विशेषता। अब बात यहाँ पे समझनी है आपको कि पदार्थ के कण क्या होते हैं। तो जिन छोटे छोटे कणों से, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से पदार्थ जो बना होता है, उसी को बोलते हैं पदार्थ के कण। तो इनकी क्या विशेषता है, इसको समझते हैं। पदार्थ के सभी कणों की कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, क्या क्या होती है देख लेते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब इसका क्लेम पहला है कि कोई भी पदार्थ है, मान लेते हैं कि पदार्थ क्या होते हैं भाई, बहुत सारा छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ। तो वही कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी इनके बीच में जो ये स्थान है, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी पदार्थ के कण इधर उधर गति करते रहते हैं। गति नहीं तो कंपन करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, अपने ही जगह पर। आगे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी पदार्थ के जो कण हैं वह एक दूसरे को आपस में बांध के रखते हैं, दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसका इंग्लिश देख लेते हैं हम लोग। अब इंग्लिश इसका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर पार्टिकल्स। ठीक है, सबसे पहला देखिए, देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, आगे द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वह हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, या वाइब्रेट करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अर्थात जो पार्टिकल्स होते हैं वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं, तो हेडिंग लगाइए द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। तो देखिए, द्रव्य की 3 भौतिक अवस्था होती है। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। इसके अलावा भी होते हैं, तो उसे हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस अर्थात सॉलिड की। द्रव्य का वह द्रव्य को वह अवस्था या द्रव्य का वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है, यानी द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, यानी फिक्स होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। उदाहरण के लिए लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया तथा बर्फ ठोस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव अवस्था। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, जिसमें हम रखते हैं वैसा आकार ग्रहण कर लेता है, जैसे जल, दूध, ग्लिसरीन, तेल तथा पारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गैस अवस्था। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बस यहाँ थोड़ा थोड़ा बस देख लेते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं, लेकिन उस पात्र के आयतन जितने व आकार जैसे हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब कि जिस आकार के बर्तन में आप रखेंगे उसी आकार का हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पे देखिए, इधर जो आप देख पा रहे हैं, इधर हम बना देते हैं इसको कोष्टक। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। हाँ,
इधर का चीज़ें देखिए, ये वाला चीज़ें इस चौकोर बॉक्स में, ठीक है, जो है वह सॉलिड के एग्जाम्पल यानी ठोस के हैं, ठीक है। बीच वाला जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सब हैं द्रव के, और ये लास्ट में आप जो देख पा रहे हैं ये है गैस के उदाहरण। तो आप इन्हें भी देख सकते हैं, ठोस द्रव गैस के उदाहरण वगैरह, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग इंग्लिश नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।